तो दोस्तों नमस्कार, आदाब। मैं आपका दोस्त तकमील अहमद आपका बदिन टांडा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, बदिन टांडा यूट्यूब चैनल में टांडा की हलचलें मिलती रहती हैं। इसी सेगमेंट में आज बदिन टांडा यूट्यूब चैनल की टीम को पीस पार्टी समीक्षा मीटिंग को कवर करने का एक मौका मिला, जिसमें पीस पार्टी की समीक्षा मीटिंग ये हर महीने होती रहती है। जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि 8 महीने बचा हुआ उत्तर प्रदेश तो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा, आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा यहाँ एक राज्य है। यहाँ पे 2022 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इसी के संदर्भ में एक पार्टी 2008 में अपने वजूद में आती है। 2009 के लोकसभा के चुनाव में 80 में से 21 सीटों पे वो चुनाव लड़ती है और उसके बाद फिर उसमें 21 सीटों में कि 75,000 से लेकर 1 लाख तक वोट वो पाती है। उसके बाद फिर वो चल के 2012 के विधानसभा में 400 सीटों पे लड़ती है। लड़ने के बाद फिर 404 सीटें जीतती है और जीतने पर सबसे बड़ी इनके हाथ जो इनकी उपलब्धि ये होती है कि 5वीं सबसे बड़ी पार्टी बन के उत्तर प्रदेश में उभरती है। ये हिंदुस्तान की पहला एक इतिहास था कि पहली बार स्टेबल होने के बाद इतनी बेहतर तरीके से वो अपने को गेन करती है। इसी के संदर्भ में अब बात करने चल रहे हैं। 2022 के चुनाव आ चुके हैं, तकरीबन 6 महीने से 8 महीने का वक्फा बचा हुआ है बीच में। जैसा कि आप जानते हैं, सभी लोग राजनीति से परिचित हैं और जो समझते भी हैं। और जो पीस पार्टी है, ये पॉलिटिकल पार्टी होने के साथ साथ ये मानव, अभी हम जब समीक्षा मीटिंग की तो हम कवर कर रहे थे तो मुझे ये एहसास हुआ इस पार्टी का अपना एक मिशन है, मानवतावादी की बात कर रहे थे कि हमको सिर्फ मानव के हित की बात करना है, आम जनता की बात करना है, कैसे लोगों को साथ लेकर चलना है, जो यहाँ समाज में पिछड़े रह गए हैं, दलित हैं, इस तरीके की सोशली हैं, एजुकेशनली है, जो बैकवर्ड हैं, उनकी बात कर रहे थे। इन्होंने मंडल की बात की, मंडल कमीशन के बारे में बात किया, बीपी सिंह की बात की, तमाम तरह की बात की। तो मौजूदा परिस्थिति भारत की ये है कि ब्राह्मण सम्मेलन सर शुरू हो रहा है। हर पार्टियां ब्राह्मण सम्मेलन शुरू कर दी है। तो पीस पार्टी ब्राह्मण सम्मेलन कब शुरू कर रही है? पीस पार्टी अहकाम इलाही और निज़ाम मुस्तफ़ा को लेकर के जो है इस प्रदेश के अंदर सियासत कर रही है। किसी भी समाज के लिए नहीं बल्कि सर्व समाज की राजनीति कर रही है और सर्व समाज को साथ लेकर के चलना चाह रही है। और पीस पार्टी हिंदू मुसलमानों में कोई फ़र्क नहीं समझती। पीस पार्टी इस मुल्क के अंदर जो है जमहूरी तरीके से जो है सत्ता हासिल करना चाहती है और सारे लोगों को इंसाफ देना चाहती है। तो अब ये जो लगातार ये ब्राह्मण जो 2022 का चुनाव आपके लिए तो बहुत आसान लग रहा है कि क्योंकि अब ये धार्मिक चुनाव ना होकर जातिवाद है, तो आप इस पर कैसे आगे बढ़ेंगे? पीस पार्टी जातिवाद में विश्वास नहीं रखती। पीस पार्टी जो है सर्व समाज में विश्वास रखती है और पीस पार्टी के साथ सर्व समाज खड़ा है। और आने वाले दिनों में पीस पार्टी पूरी मजबूती के साथ दलित समाज हो, वैश्य समाज हो, क्षत्रिय समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, सर्व समाज को लेकर के इस प्रदेश के अंदर सियासत करेगी और सत्ता हासिल करेगी। जो पार्टी या जो सरकार हमेशा मंडल कमीशन का विरोध करती थी, जिसे हम लोग कमंडल कहा करते थे, कमंडल मंडल में चेंज हो गई, इस पर क्या कहेंगे? जी, चूँकि सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट आई उसके बाद से सारी सियासी पार्टियों की कलई खुल गई कि हमने लोगों के साथ जो नाइंसाफ़ियाँ की है उसने हमें जो है सत्ता से बाहर किया है। जैसा कि आपको मालूम है कि इसी देश के अंदर जो है कांग्रेस पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी और इसने जो है सर्व समाज के साथ तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन अति पिछड़ा समाज, अति दलित समाज, ओबीसी समाज और अल्पसंख्यक समाज जो है इसके साथ छल किया। और जब से इस समाज ने जो है इस बात को समझ लिया कि हमें छलने वाले लोग जो है हम उन्हें सत्ता से बाहर करेंगे, तो उस दिन से सत्ता से बाहर हो गई। यहाँ पे 22 से 23% मुसलमान हैं, लेकिन मुसलमानों को कोई एक रहनुमा नहीं निकला है। क्या आपकी पार्टी आगे चल कर ऐसा काम करने में कामयाब होगी? आप कैसे मुसलमानों को एतबार दिलाएंगे? पीस पार्टी, क्योंकि मुसलमानों का हमेशा कभी जो राजनीति को देखा गया है, पढ़ा गया है, राजनीति में मुसलमानों ने कभी मुलायम को अपना नेता मान लिया, कभी सोनिया को माना, कभी मुलायम, कभी अखिलेश को माना, कभी किसी को माना, कभी किसी को माना, लेकिन कभी कि मुसलमानों ने अपने धर्म के लोगों को नेता नहीं माना। तो क्या आप इसमें कामयाब होंगे 22 में? जी इंशाअल्लाह हम ज़रूर कामयाब होंगे, चूँकि हमारा मिशन जो है वो अहकाम इलाही और निज़ाम मुस्तफ़ा है और जिसको हर मुसलमान तस्लीम करता है कि हम
नबी के मानने वाले हैं, नबी के तरीके पर सियासत करके जो है इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर सरकार बना सकते हैं। तो 2022 में आपका मेन मुद्दा क्या होगा? 2022 में हमारा मुद्दा है बेरोज़गारी को दूर करना, सस्ती शिक्षा देना, सस्ती बिजली देना। बेरोजगारी कैसे दूर करेंगे? आपका क्या मोटो है? आपने क्या कौन सा से लेकर आ रहे हैं आप? बेरोज़गारी का सबसे बड़ा मुद्दा है, आज देख लीजिए कि अल्पसंख्यक समाज, जिसे मुस्लिम समाज कहा जाता है, ये समाज शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ है। हमें सबसे पहले काम इस पे करना है कि हमारे समाज के अंदर शिक्षा आए, जागरूकता आए और हमारे समाज के लोग जो है सरकार में हिस्सेदार होंगे। जब सरकार में हिस्सेदार होंगे तो हमारी बेरोज़गारी दूर होगी। सरकार ही एक ऐसा माध्यम है कि हम उस सरकार के माध्यम से अपनी बेरोज़गारी को दूर कर सकते हैं। सरकार ये बताए कि हम अपनी जनता के लिए क्या करना चाह रही है, ये सरकार का काम है। सरकार जो उनके साथ जो है सारे संसाधन पैदा करे कि इनके बच्चों को रोटी कैसे मिलेगी, इनके बच्चों को कपड़ा कैसे मिलेगा, इनके बच्चों को तालीम कैसे मिलेगी, इनके बच्चों को चिकित्सा शिक्षा कैसे मिलेगी, ये सरकार की जिम्मेदारी है। तो इस चीज़ को लेकर के हम लोग जो है जनता के बीच में जाएंगे और हर दरवाजे जो है अपनी दस्तक देंगे। पीस पार्टी का हर सिपाही जो है वो हर घड़ी तैयार है 2022 की सत्ता हासिल करने के लिए अहकाम इलाही और निज़ाम मुस्तफ़ा के रास्ते पर चल करके। आप मुसलमानों की बात कर रहे हैं, मुसलमानों में एक बहुत बड़ा भय है एनआरसी को लेकर। आपकी पार्टी एनआरसी पे क्या कर रही है सुप्रीम कोर्ट में? पार्टी एनआरसी सरकार में आएगी तो एनआरसी खत्म होगी। वो तो केंद्र का मुद्दा है। ये केंद्र का मुद्दा है। पीस पार्टी केंद्र में जाएगी सियासत करने। उत्तर प्रदेश से ही तो रास्ता होकर के जाता है केंद्र का। इस समय पीस पार्टी सुप्रीम कोर्ट में जो गई थी उसका क्या है, स्टेटस क्या है? अभी स्टेटस न्यायालय में विचाराधीन है, उसमें जो है तारीख पड़ रही है। और ये हिंदुस्तान की तो ये तारीख रही कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो मुसलमानों के मुद्दे हो या दलितों के मुद्दे हो या शोषित वंचित समाज के मुद्दे को जो है हमेशा जो है लिंगर किया गया है, तो इस मामले को भी लिंगर किया गया है। एक बात यह है कि उन्होंने जब सीए पास कराया तो ये लग रहा था कि 2 महीने 3 महीने में उसके नियम को रेगुलेशन को पास कर देंगे, लेकिन उन्होंने तीसरी चौथी बार फिर उन्होंने समय मांगा है। तो 9 जनवरी 2021 का समय मांगा सीए पर। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि उनके पास ताकत नहीं है, इतनी ताकत नहीं, आवाम के मेजॉरिटी है, संसद में मेजॉरिटी है, देश के अंदर उनके पास मेजॉरिटी नहीं है कि वो एनआरसी और सीए लाएँ। ठीक है, जनता उन्हें जो है उसका करारा जवाब देगी आने वाले दिनों में। और उन्हें इस बात के लिए जो है सोचना पड़ेगा कि हमें एनआरसी वापस लेना होगा। 2022 में ये जनता तय करेगी कि एनआरसी होगी इस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, कि नहीं होगी। तो आपने यहाँ पे आने के बाद फिर अपने संगठन को कैसे, आप क्या करने जा रहे हैं संगठन के लिए? हम पीस पार्टी का जो संगठन है, जो हमारी प्लानिंग है, पीस पार्टी की जो प्लानिंग है जनता के बीच में जा कर के जो है अपनी बात रखने की, वो बेरोज़गारी है। हम बेरोज़गारी को लेकर के जो है अपने लोगों से, सर्व समाज के लोगों से चर्चा करेंगे कि ये बेरोज़गारी कैसे दूर किया जाए। ये पीस पार्टी इसके लिए आगे बढ़े। और लोगों ने हमारा स्वागत किया है कि पीस पार्टी महंगाई का मुद्दा हो, डीजल का मुद्दा हो, पेट्रोल का मुद्दा हो, गैस का मुद्दा हो, बिजली का मुद्दा हो, सारे मुद्दों को लेकर के जो है वो मैदान में जो है हमेशा रही है। और समय समय पे जो है धरना प्रदर्शन के माध्यम से जो है महामहिम राज्यपाल जी को और राष्ट्रपति जी को अवगत कराया है। और इस सरकार को चेतावनी भी दिया है कि पीस पार्टी की सरकार अगर सत्ता में आती है तो हम कोई चीज़ फ्री नहीं देंगे, लेकिन जनता की ज़रूरतों के हिसाब से हम जो है सस्ती मुहैया करा करके जो है अपनी जनता को जो है राहत देंगे। तो आपने देखा कि जिला अध्यक्ष पीस पार्टी के अफजल अंसारी साहब ने बेबाकी से बात किया। अब बात करने चल रहे हैं कि टांडा पीस पार्टी के संगठन मंत्री बनाए गए असलम टांडवी, आपको ये पद प्रभारी बनाए गए हैं। आपको ये पद मिलने पे आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे पीस पार्टी विधानसभा प्रभारी का जो मनसब दिया गया है, मैं पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ जो पार्टी की नीति होगी उसी पर अमल करते हुए मैं काम करूंगा और अपने काम के फ़राइज़ अंजाम देता रहूँगा। और कहीं से कोई जो हमारे सीनियर हैं उनकी हमेशा अपने बात अपने दिलों में रख के और पूरी ईमानदारी के साथ जहाँ तक हो सकेगा बस एक अदना सा सिपाही बन के काम करने की कोशिश करूँगा मैं। आप क्या महसूस कर रहे हैं? ये कभी कैसे, इसके पहले कभी आपने राजनीतिक पार्टी शुरुआत की थी कि पहली आपकी है? नहीं, कभी मैंने राजनीति से कोई इंटरेस्ट नहीं रहा मेरा। तो अचानक ये बदलाव कहाँ से आ गया? बस ये समझ के बदलाव मेरे दिल में एक
जज्बा पैदा हुआ कि हमारी कौम का कायद जो भी हो वो हमारे समाज का हो, और ऐसा कायद होना चाहिए कि जिसकी आज हमारे मतलब मुस्लिम कौम को ज़रूरत है। और वो चीज़ मुझे देखने को मिल रही है डॉक्टर मोहम्मद अय्यूब साहब के अंदर, और मैं बहुत ही प्रभावित हुआ उनके कामों से, और उनकी जो नीति है और जो उनका कार्य है, मैं उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। और इसी को अपने दिल में बसा कर फिर मैंने एक फ़ैसला लिया। गुलाम रसूल साहब हमेशा दावत दे रहे थे, लेकिन मैंने कभी कबूल नहीं किया, क्योंकि पद लेना नहीं चाहता था किसी भी पार्टी से। अगर बहुत पार्टियों ने मतलब ऑफ़र किया कि असलम साहब मेरी पार्टी में आ जाइए, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। बस दिल से समझौता करके और ईमानदारी देखकर डॉक्टर मोहम्मद अय्यूब साहब की और पार्टी की नीतियाँ और उनके तमाम कार्यकर्ता की मोहब्बत, इनका अखलास देखकर मुझे भी मतलब ये जज्बा पैदा हुआ कि मैं भी इस पार्टी से जुड़ूं, और मेरे लायक जो भी काम हो मैं करके ये समझूंगा कि मेरी ये खुशनसीबी है कि मैं इस पार्टी का एक नारा था, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा, एकता का राज चलेगा। आप एक शायर हैं तो कुछ सुनाने की कोशिश करेंगे? दो शेर। जी तकमील भाई, आपने तो ऐसा सवाल छोड़ दिया, मैं ये सोच रहा इस मौजू पर कौन सा शेर सुनाऊं। बहरहाल आपकी बात है तो दो शेर सुना ही देता हूँ। कि ज़र्फ़ से अपने ज़्यादा नहीं मांगा जाता, ज़र्फ़ से अपने ज़्यादा नहीं मांगा जाता, प्यास लग जाए तो दरिया नहीं मांगा जाता। ये वो शय है जो फ़कीरों के वहाँ मिलती है, बादशाहों से ख़जाना नहीं मांगा जाता। कभी मैंने अपनी प्यास के एतबार से दरिया की ख्वाहिश नहीं की है, बस मेरी प्यास जितने में बुझ जाए उसी पर मैंने तसल्ली की है। और मेरा ये कहना है आपसे कि शेर के माध्यम से तो आप सुन ही चुके हैं कि ज़र्फ़ से ज़्यादा मांगा नहीं जाता, क्योंकि इंसान को अपनी औकात में रहना चाहिए, अपनी हद में रहना चाहिए। प्यास लगे तो एक गिलास 2 गिलास की ज़रूरत है, एक जग पी सकते हैं, लेकिन दरिया की ख्वाहिश नहीं करनी चाहिए। तो जो भी नारा है पीस पार्टी का, मतलब कि हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा, एकता का राज चलेगा, इंशाल्लाह ज़रूर ऐसा होगा। और हम साबित कदम रहेंगे अपने कार्य से, और तमाम कार्यकर्ता जो पीस पार्टी के हैं इनके कार्य से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। इस वजह से इस बैनर के नीचे, इस झंडे के नीचे मैंने साया बनाया कि ये साया मेरे सर पे रहेगा, और अध्यक्ष जी की मौजूदगी में मुझ जैसे नाचीज़ को विधानसभा प्रभारी का जो मनसब दिया गया, इसके लिए मैं पार्टी का भी शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, तमाम कार्यकर्ता का भी शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, और हमारे जो सीनियर लीडर हैं इस पार्टी के उनका भी दिल की अमीर गहराइयों से। तो आपने देखा कि किस तरीके से पीस पार्टी अपने मिशन को आगे बढ़ा रही है, और अपनी पार्टी की संविधान को और भारतीय संविधान के बीच के दोनों को साथ लेकर चल रही है, और बेहतर तरीके से हिंदुस्तान के मुस्तकबिल को बनाने की कोशिश कर रही है। ओके, थैंक, फिर मिलते हैं नए सेगमेंट और नए टॉपिक के साथ।